नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार। आज का हमारा टॉपिक है बहुपक्षीय मतलब वैश्विक पर्यावरण सुविधाओं से रिलेटेड ये टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो आपकी परीक्षाओं में यहाँ से मेंस में क्वेश्चन मोस्टली एंड तक देखेंगे ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे बहुपक्षीय निधि। मैंने बताया कि बहुपक्षीय निधि की अगर हम बात करेंगे तो बात किसकी करेंगे? वैश्विक पर्यावरण सुविधा। वैश्विक पर्यावरण सुविधा की बात करें। वैश्विक पर्यावरण सुविधा की अगर हम बात करेंगे तो आखिर इसमें सुविधा क्या? तो सुविधा की अगर हम बात करें तो बहुपक्षीय वित्तीय तत्व होंगे। बहुपक्षीय वित्तीय तत्व इसके अंतर्गत आएंगे, जो क्या करते हैं? जो आपके कुछ देशों की सहायता के द्वारा में विकासशील विकासशील देशों की बात की जाए तो उनका परियोजनाओं के लिए अनुदान प्रदान देशों को उनकी परियोजनाओं के लिए अनुदान प्रदान करते हैं, जो इसके अंतर्गत जो वैश्विक पर्यावरण को लाभ पहुंचाते हैं। वैश्विक पर्यावरण को लाभ पहुंचाते हैं, साथ ही साथ स्थानीय समुदायों के साथ आजीविका को बढ़ावा। दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण पर्यावरण मुद्दों को संबोधित करने के लिए 183 देशों के साथ काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी बहुपक्षीय विकास बैंकों और राष्ट्रीय संस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय और गैर सरकारी संगठनों सहित 18 एजेंसियों की विशिष्ट साझेदारी। तो यहां पर अगर साझेदारी की बात करेंगे, साझेदारी की, तो साझेदारी के तौर पर हम ये कह सकते हैं, तो इसमें मूल तौर पर हम देखेंगे 183 देश, 183 देशों के साथ अगर आप देखें, इनके साथ मूल तौर पर कौन जुड़ा हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी इसके साथ जुड़ी हुई है। बहुपक्षीय विकास बैंक, बहुपक्षीय विकास बैंक इसमें आएगा। बहुपक्षीय विकास बैंक मूल तौर पर अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, अंतरराष्ट्रीय गैर अंतरराष्ट्रीय संगठन, मूल तौर पर इसके सदस्य के तौर पर 18 एजेंसियां प्लस इनके साथ हम ये कह सकते हैं 18 एजेंसियां भी इसमें आती हैं, जो मूल तौर पर इनके साथ जुड़ी हुई। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो बात आती है इनकी उत्पत्ति। उत्पत्ति की अगर हम बात करेंगे कि आखिर इनकी उत्पत्ति क्यों की? उत्पत्ति के तौर पर अगर आप देखें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या जीईएफ की बात करें, की स्थापना जो की गई, स्थापना पूछी जा सकती है कब की गई? 1981, 1981 विश्व बैंक के द्वारा, विश्व
बैंक के द्वारा इसकी क्या करी गई, स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के परामर्श से की गई। 1992 का जो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, वो GEF का पुनर्गठन किया गया तथा विश्व बैंक प्रणाली से बाहर निकालकर एक स्थायी अलग संस्था इसको बनाएगी। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि रियो शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर इसको स्थापित किया। भारत की भूमिका की बात करें तो भारत GEF का दाता और प्रदाता दोनों है। वित्त मंत्रालय राजनीतिक केंद्र बिंदु है, जबकि पर्यावरण वन और जलवायु पर्यावरण मंत्रालय की बात करें तो ये GEF परियोजनाओं के लिए परिचालन केंद्र के बिंदु के तौर पर जाना जाता है। तो यहां से अगर आपका क्वेश्चन बनेगा तो इसकी उत्पत्ति कब हुई, तो GEF की स्थापना 1981 में विश्व बैंक के सहयोग से इसकी स्थापना होती हुई मिल रही। संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था वाले देशों की अगर हम बात करें तो रूस और मध्य यूरोपियों ने देश इसमें तौर पर शामिल हो। तो क्वेश्चन एक और बना आपके लिए कि बताइए संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था वाले देश, संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था वाले देश, इसके साथ साथ मध्य पूर्वी यूरोपीय देश, मध्य पूर्वीय यूरोपीय देश इसमें क्या है शामिल। इन देशों ने पिछले दशक में बड़े पैमाने पर भू राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन का अनुभव किया, जिनके परिणाम स्वरूप सरकार और उद्योग दोनों के लिए गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक कठिनाइयां मूल तौर पर पैदा होती। GEF के द्वारा सरकारी एजेंसियां, नागरिक समाज संगठन और निजी क्षेत्र की कंपनियां और अनुसंधान संस्थानों को उनकी परियोजनाओं तथा कार्यान्वयन के व्यापक विविधता को ध्यान में रखते हुए अनुदान प्रदान किया। इसका अगर सचिवालय पूछा जाए, सचिवालय अगर पूछ लिया जाए कि सचिवालय कहां पर है, तो वॉशिंगटन DC, वॉशिंगटन DC में इसका सचिवालय। इसका मुख्य कार्य अगर पूछ लिया जाए आपसे कि सर इसका मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य के तौर पर इसको बड़े स्तर पर समझना। स्वतंत्र रूप से संचालित वित्तीय संगठन के रूप में GEF 6 निर्दिष्ट विशिष्टताओं के क्षेत्रों में संबोधित कर, तो ये इसका मुख्य कार्य को हम 6 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 6 भागों की अगर हम बात करेंगे तो बात आएगी पहले भाग की। पहला है जैव विविधता, जैव विविधता। बात अगर सेकंड की करते हैं तो जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन इसमें आता है। बात नंबर 3 की अगर करते हैं कि नंबर 3 पर कौन सा आएगा, तो अंतरराष्ट्रीय जल। नंबर 4 पर अगर हम बात करें तो ओजोन क्षरण इसके अंतर्गत है, ओजोन क्षरण को इसमें रखा जाएगा। नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो भूमि अवक्रमण इसके अंतर्गत आएगा। और नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो मूल तौर पर कार्बनिक प्रदूषण इसके अंतर्गत। मूल तौर पर इसके अंतर्गत आएंगे, तो इसको मूल तौर पर इन कार्यों के अंतर्गत रख सकते। दूसरी बात, हरित जलवायु विधि की अगर हम बात, हरित जलवायु निधि आखिर क्या, हरित जलवायु निधि, हरित जलवायु निधि क्या है,
तो जलवायु परिवर्तन पर समान रूप से कवर है या साझा करने के लिए हम ये कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के लिए अगर देखेंगे, जलवायु परिवर्तन के लिए मूल तौर पर हम कह सकते हैं साझा करने के लिए किनको रखा जाए, अनुकूल और समान प्रथाओं में विकासशील देशों की सहायता से वित्तीय तंत्र के परिचालन इकाई के रूप में यूएनएफसीसी के ढांचे के भीतर इसको स्थापित किया। ये फंड कम उत्सर्जन और जलवायु लचीले विकास में निवेश कर, तो ये निवेश अगर पूछा जाए कि निवेश कहां होता है, तो इसका निवेश जो होता है मूल तौर पर हम ये कहेंगे कि ये फंड कम उत्सर्जन, जहां पर कम उत्सर्जन हो, प्लस इसके साथ साथ जलवायु लचीला विकास, जलवायु लचीला विकास, इसमें मूल तौर पर इसमें रखा जाए। इसकी उत्पत्ति गैर औपचारिक रूप से 2010 में, तो इसकी उत्पत्ति अगर पूछी जाए, इसकी उत्पत्ति कब हुई? 2010 में। औपचारिक रूप से कानूनी में देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान इसको मूल तौर पर स्थापित किया। जीएफईपी के सामान्य अवधारणा की पहली बार कॉपी 2015 में इसको प्रस्तावित किया। इसकी बात अगर हम कहें तो इसका मुख्यालय मूल तौर पर कमांडो इंडो इंडियन शहर दक्षिणी कोरिया में मूल तौर पर हम कहते हैं। ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो विश्व बैंक प्रत्येक 4 साल में प्रदर्शन समीक्षा की समीक्षा करता वित्त पोषण के तौर पर यूएनएफसीपी के विकासशील देशों के साथ सार्वजनिक, गैर सार्वजनिक और वैकल्पिक स्रोत के तौर पर योगदान। यहां पर बात हमने की जीएफई की, पुनः से जीएफ या जीईएफ इसको बोलेंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसकी सटीक आंसर है जीईएफ। जीईएफ की अगर हम बात करें तो इसके लिए अगर हम बात करें तो पहली बार टॉपिक सम्मेलन जो हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन 15 में इसको रखा गया। इसका हेड ऑफिस पूछा जाए, हेड ऑफिस कहां पर है, तो दक्षिण कोरिया हेड ऑफिस। ट्रस्ट की बात करें कि इसमें ट्रस्ट कौन कौन से हैं, तो विश्व बैंक इस सहयोग से ये बना था, ये बात आप क्लियर हो गया। प्रत्येक 4 साल के बाद, प्रत्येक 4 साल के बाद क्या करता है, प्रदर्शन की समीक्षा करता है। प्रदर्शन की मूल तौर पे क्या करता है, ये समीक्षा। बात आती है विशेष जलवायु परिवर्तन निधि। विशेष जलवायु परिवर्तन निधि की बात करें, विशेष जलवायु परिवर्तन निधि, विशेष जलवायु परिवर्तन निधि की अगर हम बात करेंगे तो मूल तौर पर यह कहेंगे कि इसकी उत्पत्ति जो होती है, कि उत्पत्ति जो हुई है, इसकी उत्पत्ति मूल तौर पर हम ये कहेंगे कि यूएनएफसीसी के तहत जलवायु परिवर्तन अनुकूल के लिए विकासशील देशों के विशेष जागरूकता को ध्यान में रखते हुए 2001 में कॉपिक सम्मेलन कौन सा अभी 2001 में हुआ है, तो कॉपिक सम्मेलन 7 के तहत
वैश्विक पर्यावरण सुविधाओं के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया। इसमें मूल तौर पर यह देखें तो ये फंड जो है चयनित क्षेत्रों में अनुकूल प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समन के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन गतिविधियों को क्या करता है, वित्त पोषित करने में मुख्य भूमिका। सर्वोच्च प्राथमिकता के तौर पर जलवायु परिवर्तन के प्रति क्या है, ये अनुकूल है और लाभकारी देशों में देखें तो यूएनएफसीपी गैर कन्वेक्शन बंद में मूल तौर पर शामिल है। यह फंड जलवायु परिवर्तन के प्रति मूल तौर पर संवेदनशील। अल्प विकासशील देशों के लिए अगर निधि की बात करें, बात की जाए अल्प तो कम विकसित है, विकसित देशों की बात करें, विकसित अल्प विकसित देशों के लिए जो निधि बनाई जाती के लिए निधि, अल्प विकसित देशों के लिए निधि की बात, इसकी उत्पत्ति जो होती है, इसकी उत्पत्ति एलडीसी के द्वारा अल्प विकसित देशों की बात करें, अल्प विकसित देश जो हैं जितने भी की अनुकूल आवश्यकताओं की, अनुकूल आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की जाए पूरा करने, पूरा करने के लिए इसको किया जाता। 2001 में करा गया कॉपेक सम्मेलन 7 में इसको मूल तौर पर उत्पत्ति की। वैश्विक पर्यावरण सुविधा के द्वारा इसको प्रशासित किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि एलडीसीएफ राष्ट्रीय अनुकूल कार्यान्वयन कार्यक्रम की तैयारी और कार्यान्वयन पर समर्थन मूल तौर पर का क्षेत्र जल, कृषि, भोजन, स्वास्थ्य, आपदा और जोखिम प्रबंधन और रोकथाम के सहित क्षेत्रों में क्या करता है, सक्रिय भूमिका। अनुकूलन विधि की अगर हम बात करते हैं, बात आती है अनुकूलन विधि। अनुकूलन निधि की तो इसकी उत्पत्ति मूल तौर पर जो की जाती है, मोस्टली क्वेश्चन यही बनेंगे, उत्पत्ति कैसे होती है और कहां हुई और कब हुई। आधिकारिक तौर पर 2007 लॉन्च किया गया। हालांकि इसकी स्थापना की बात करें तो 2007 में क्या करा गया, लॉन्च किया गया, लेकिन 2001 में ही मोरक्को जो मोरस्को में सम्मेलन हुआ था, कॉपिक सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई। इसका परिणाम जो था जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कनेक्टिविटी जो थी क्योटो प्रोटोकॉल के तहत इसको अंतरराष्ट्रीय कोष के तौर पर स्थापित किया। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों को अनुकूलित करने के उद्देश्य से क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल किया गया। मुक्त अगर हम बात करते हैं मूल तौर पर फंडिंग की अगर हम बात करेंगे कि फंडिंग कैसे होती, फंडिंग के तौर पर हम देख सकते हैं कि मध्य रूप से देखा जाए तो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत स्वच्छ विकास तंत्र परियोजना गतिविधियों से प्राप्त आय के हिस्से से वित्त पोषित इसको किया जाए। स्वच्छ ऊर्जा तंत्र से प्राप्त आमतौर पर देखा जाए इनका जो हिस्सा होता है सीडीएम परियोजनाओं गतिविधियों के लिए जारी प्रमाणित उत्सर्जन कटौती की अगर हम बात करें, इसमें जो कटौती की जाती है, कटौती फंड में से कितनी करी जाती है, 2%। यह फंड सरकारी, निजी संस्थाओं या व्यक्तिगत स्तर पर प्राप्त अनुदान की भी स्वीकार किया जाए। ट्रस्ट अगर देखेंगे, इसका ट्रस्ट की बात करें तो विश्व बैंक आएगा। विश्व बैंक इसका सदस्य है ट्रस्ट के। तो
सचिवालय देखेंगे, हेड ऑफिस वॉशिंगटन डीसी इसका हेड ऑफिस है। पात्रता देखी जाए, पात्रता के तौर पर अगर हम इसको देखेंगे तो विकासशील देश, विकासशील देश जो है, जो इसमें क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षधर हैं, वो इसके क्या पात्रता के तहत आते। अवार्ड भारत के लिए एनआई के तौर पर मुख्य तौर पर देख। जलवायु परिवर्तन पर अगर हम देखें, राष्ट्रीय अनुकूलन कोष निकल कर, जलवायु परिवर्तन तो जो कोष बनाया जाता है, राष्ट्रीय अनुकूलन कोष, अनुकूलन कोष, राष्ट्रीय अनुकूलन कोष की इसकी उत्पत्ति जो होती है 2015, जलवायु परिवर्तन अनुकूल परीक्षाओं परिभूमिकाओं को लागू करने के लिए 2015 में इसको, इसका मूल उद्देश्य अगर देखा जाए, इसका उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे तो इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना, इसका क्या रखा गया। फंडिंग की बात करें तो कृषि, बागवानी, कृषि वानिकी, पर्यावरण आदि में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्यशोल या जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्यवाही इसके अंतर्गत आ सकती। स्वच्छ प्रौद्योगिकी निधि की अगर हम बात करें, स्वच्छ प्रौद्योगिकी निधि, स्वच्छ प्रौद्योगिकी निधि की अगर हम बात करते तो इसके बारे में स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष, जलवायु निवेश कोष के अंदर एक बहुदाता ट्रस्ट फंड है, जो मूल तौर पर देखा जाए दीर्घकालीन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण क्षमता के साथ साथ कार्बन प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन, तैनाती और हस्तांतरण के बड़े पैमाने पर वित्त पोषण को बढ़ावा देता। इसका ट्रस्ट अगर पूछा जाए तो ट्रस्ट क्या है, विश्व बैंक। ट्रस्ट इसका कौन है बेटा, ट्रस्ट है इसका विश्व बैंक। कार्यान्वयन एजेंसी विश्व बैंक समूह, अफ्रीका विकासशील देश, एशियाई विकास बैंक, यूरोपीय विकास बैंक और अंतर अमेरिकी विकास बैंक, CIF निवेश के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के तौर पर यहां पर इनको रखा जाए। आखिर मूल तौर पर हम देखें बायो कार्बन निधि पहल की अगर हम तो बात आती है, मूल तौर पर अगर हम देखेंगे तो आया बायो कार्बन, बायो कार्बन निधि पहल की अगर हम, ये एक बहुपक्षीय कोष है, पक्षीय, ये बहुपक्षीय कोष है जो ये देश सरकार के द्वारा समर्पित तौर पर विश्व बैंक के द्वारा संबंधित। तो ट्रस्ट किसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा इसको संचालित किया जाता है।
उत्पत्ति की बात करें 2014 में इसकी उत्पत्ति होती है। इसके बारे में बेहतर भूमि उपयोग योजना, नीतियों और प्रथाओं के माध्यम से भूमि क्षेत्र उत्सर्जन को कम करने के लिए दुनिया भर के वन क्षेत्रों के साथ सहयोग प्रदान करता है। ये एक बहुपक्षीय सुविधा देता है जो RED रेड पॉजिटिव वनों की कटाई और वन क्षरण से कम उत्सर्जन, जलवायु दक्ष कृषि और बेहतर भूमि उपयोग योजनाओं और नीतियों सहित बेहतर भूमि प्रबंधन के माध्यम से कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं, कुल बुंदा निकल कर आता है कार्बन कार्बन साझेदारी सुविधा। वन कार्बन साझेदारी सुविधा। ये एक निजी कंपनी सहित, इसमें मूल तौर पर हम कहें कि निजी कंपनी प्लस सरकारी और गैर सरकारी, सरकारी प्लस गैर सरकारी के साथ साथ विश्व बैंक, विश्व बैंक इसमें आता है, हिस्सा है बहुदाता के तौर पर जाना। इसमें दो अलग अलग लेकिन पूरी फंडिंग तंत्र इसमें शामिल हो। एक रेडीनेस फंड है, दूसरा कार्बन फंड। इसमें देखा जाए तो इसमें फंड अगर देखेंगे तो इसमें फंड दो हैं। पहला है आपका रेडीनेस, रेडीनेस फंड। दूसरे फंड की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा है एक कार्बन फंड, एक कार्बन फंड इसमें आता है। इसकी उत्पत्ति अगर पूछी जाए, इसकी उत्पत्ति कब हुई वन कार्बन साझेदारी सुविधा की? इसकी उत्पत्ति 2008 में हुई। इसका उद्देश्य FCPF का निर्माण, विकासशील देशों को वनों की कटाई और वन संरक्षण के उत्सर्जन को कम करना, वन कार्बन स्टॉक को बढ़ाने और संरक्षित करने और वनों को साझेदारी रूप से प्रबंधित करने में सहायता करने के लिए भी इसको बनाया गया। पात्रता के तौर पर केवल विकासशील देश जो विश्व बैंक के सदस्य हैं, और हम कह सकते हैं कि उसका भाग मूल तौर पर रहते हैं, इसमें शामिल कैसे हैं? भारत इसके भागीदारी के तौर पर शामिल नहीं। दूसरी अगर हम बात करते हैं, बात आती है मूल तौर पर वैश्विक जलवायु परिवर्तन। वैश्विक जलवायु परिवर्तन। वैश्विक जलवायु परिवर्तन जो गठबंधन है, गठबंधन, इसकी अगर हम बात, तो अब इसे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज चैलेंज प्लस के तौर पर भी जाने, हम GCLA प्लस के तौर पर जाने, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज प्लस। यूरोपीय संघ की पहल पर, यूरोपीय संघ की पहल पर क्या करा गया, इसको संचालित किया। यूरोपीय संघ और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील विकासशील देशों के बीच जलवायु परिवर्तन पर बातचीत और सहयोग को मजबूत करने के लिए यूरोपीय संघ के द्वारा 2007 में इसको लागू किया। 2007 में कह सकते हैं इसको लॉन्च किया। यह मूल रूप से अनुकूल और लचीले निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया,
लेकिन 2007 से लेकर अधिवेश के तौर पर देखें, समन गतिविधियों में शामिल करने के लिए इसको मूल तौर पर बढ़ावा मिलता। यूएनआरडीडी कार्यक्रम की अगर हम बात करें, इस कार्यक्रम की बात करते हैं, यूएनआरडीडी कार्यक्रम, एनआरईडी कार्यक्रम, एनआरडीडी कार्यक्रम, तो मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड, मल्टी डोनर डोनर मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड, ट्रस्ट फंड के तौर पर हम इसको देख सकते हैं, जो दान दाताओं को संसाधनों को एकत्रित करने और विकासशील देशों में वनों की कटाई, वन संरक्षण से वैश्विक उत्सर्जन को क्या करता है, कम करता है। राष्ट्रीय सतत विकास में योगदान करते हुए जंगलों में कार्बन स्टॉक को बढ़ाने के उद्देश्य से धन उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान कर। इसकी उत्पत्ति अगर देखी जाए तो इसकी उत्पत्ति भी 2008 में। 3 संयुक्त राष्ट्र एजेंसी इसमें आती, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन इसमें आते। फंडिंग तौर पर देखा जाए तो विशेषज्ञता और भौगोलिक दाताओं के संदर्भ से ये REDD प्लस जो है तत्परता सहायता बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय। इसका सचिवालय अगर पूछा जाए, हेड ऑफिस पूछा जाए तो जेनेवा। हेड ऑफिस कहां पर है इसका, तो कहेंगे सर इसका हेड ऑफिस आपका जेनेवा। दूसरी अगर हम बात करते हैं, मैं आता है वैश्विक ऊर्जा दक्षता, वैश्विक ऊर्जा दक्षता, वैश्विक ऊर्जा दक्षता, वैश्विक ऊर्जा दक्षता एवं मूल तौर पर वैश्विक ऊर्जा दक्षता एवं मूल तौर पर हम कह सकते हैं नवीनीकरण ऊर्जा कोष, नवीनीकरण ऊर्जा कोष, नवीनीकरण ऊर्जा कोष इसमें आता। यहां पर अगर हम बात करें तो यह सार्वजनिक निजी भागीदारी है, सार्वजनिक निजी भागीदारी, निजी भागीदारी। यूरोपीय बैंक, यूरोपीय संघ वित्त पोष के तौर पर इसमें समर्थन करते। उत्पत्ति की बात करेंगे, कि उत्पत्ति की अगर हम बात करें, उत्पत्ति के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि 2006 में इसकी उत्पत्ति होती। अब आपके लिए इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन हैं, जरा इन क्वेश्चनों के आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया? ऑप्शन है 2004 में, 2006 में, 2007 में या 2005 में। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, बताइए कि उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है या उपयुक्त सभी प्रदूषण इसके अंतर्गत है? तो मैं आशा करूंगा कि आपका यह टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो में, वहां पर चर्चा करेंगे नए टॉपिक के लिए। चलिए तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।